हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन ए एंड जे एग्जाम्स। दिस इज रंजन और आज का टॉपिक जो है डिस्कशन का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यूपीपीसीएल जे एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें आप। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपकमिंग आपका एग्जाम जो है यूपीपीसीएल जेई का है और आपको पहले ही पता चल गया होगा कि यूपीपीसीएल जेई ने जो पहले अनाउंस किया हुआ था कि फेब के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होगा, वो अब चेंज हो चुका है और एग्जाम थोड़ा सा आपका आगे बढ़ चुका है। हालांकि इसके पीछे की ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है या ऑफिशियल जो डेट का अनाउंसमेंट है, ऐसा कुछ अभी फिलहाल हुआ नहीं है, तो इसलिए वैसा कोई भी डेट के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। लेकिन जैसा कुछ पता चल रहा है कि फेब के एंड तक जाने की पॉसिबिलिटीज है एग्जाम की, या मार्च फर्स्ट वीक में जाने की पॉसिबिलिटीज है, तो इसके बारे में आप काफी कुछ पता कर सकते हैं और चीजें। ठीक है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही इस बारे में बात करना ज्यादा सही रहेगा। अभी फिलहाल बात करना इस चीज पे जरूरी है कि जब डेट आगे बढ़ रही है, तो इन दैट केस आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, अब जो बचा हुआ टाइम आपको जो मिल रहा है, जो एडिशनल जो टाइम आपके पास आया है, इसको आप कैसे यूटिलाइज करें, आपको क्या करना चाहिए और फाइनल लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपकी किस तरीके की होनी चाहिए। तो आपका आखिरी मोमेंट का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, यूपीपीसीएल जेई की तैयारी तो सभी कर रहे हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बच्चे फॉर्म भरे हैं सब प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप ऐसा क्या करोगे जिससे कि आप उनसे एक एज अबव हो जाओ, एक कट अबव हो जाओ, ये चीज आपको यहीं पर मिलने वाली है और यही चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए आज के सेशन में आया हूं। तो थोड़ा सा टाइम निकाल लो, आप लोग इस सेशन को थोड़ा ध्यान से देख लो और सर्कुलेट कर दो अपने फ्रेंड्स वगैरह के पास भी जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सबको भी ये चीज पता होनी चाहिए। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करूंगा और आगे चल के फिर डिटेल में सिलेबस एनालिसिस करूंगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, तो फिलहाल यूपीपीसीएल जेई 2021 के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी उन्होंने पहले दिलाया हुआ हो ये एग्जाम या पहली बार दिला रहे हैं, उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं कि आपको एक चीज जो सबसे अच्छे से पता होनी चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको वो एक चीज आनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, वो ये कि आपके एग्जाम का सिलेबस क्या है, आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है। ठीक है, ये एक दो चीजें आपको एकदम डिटेल में पता होना जरूरी है, तभी आप एग्जाम में आगे एक्सेल कर पाएंगे। तो देखेंगे अभी और ओवरऑल एग्जामिनेशन पैटर्न का इंट्रोडक्शन, पहले ये पता कर लो कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, तब तो फिर आगे आप उसके बारे में डिटेल जान पाओगे ना और उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बना पाओगे। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम किस तरीके का हो रहा है, क्या मोड्स हैं, क्या क्या चीजें इसमें पूछा जाएगा। तो यूपीपीसीएल जेई के बारे में बताऊं आपको, तो ये इस एग्जाम में एक पेपर आपका होगा रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम बोलने का मतलब है ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्जाम होगा, सीबीटी जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, ये टोटल पूरा का सब कुछ मिला के 200 नंबर का पेपर है, जिसको बनाने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 180 मिनट का। ठीक, उस 180 मिनट में, इस 180 मिनट में आपको कितने सवाल बनाने हैं? आपको 200 सवाल बनाने हैं। ये आपका 180 मिनट्स का टाइम है और इसमें 200 क्वेश्चन। ये टाइमिंग का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो अगर आपके माइंड में ऐसा एक मिथ चल रहा है कि मैं 2 से 3 मिनट में या 5 मिनट में कोई क्वेश्चन को बनाऊंगा तो मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लूंगा, तो वो रॉन्ग है। ठीक है, अदर एग्जाम्स में चल सकता है ऐसा, बट इस एग्जाम में ये नहीं चलेगा। अभी मैं जो भी बात करूंगा वो डेडिकेटेडली यूपीपीसीएल जेई की बात करूंगा। ठीक है, अभी जनरलाइज्ड कुछ भी नहीं होगा। अभी जो भी बातें होंगी वो सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड फॉर्म में होंगी, ओनली फॉर यूपीपीसीएल जेई। तो एकदम ध्यान से सुनना इस बातों को। यहाँ जो भी मैं चीजें आपको बताऊंगा वो अपने एक्सपीरियंस से, अपने स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से, इन सब के साथ आपको बताऊंगा, तो आपको सारी चीजें एकदम टू द पॉइंट अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, देखो इसके अंदर होता क्या है, 150 आपका जो क्वेश्चन है वो आएगा किससे? टेक्निकल पोर्शन से, वो आपके डिप्लोमा लेवल के टेक्निकल पोर्शन से आएगा। ठीक है, देखो साफ मेंशन है डिप्लोमा लेवल। तो जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट ईएससी वगैरह की और उनको लग रहा है कि हम गेट के लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए अलग से कुछ करने की नीड नहीं है, ऐसा गलत है, ये काम मत करना। ठीक है, गेट ईएससी की प्रिपरेशन अपनी जगह पे है, यूपीपीसीएल जेई की प्रिपरेशन अपनी जगह पे है। ठीक, ये एकदम क्लियर रखना माइंड में। पता नहीं क्यों आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या पता नहीं क्यों आपको कोई कंफ्यूज कर देता है। यार किसी और की बात पे मत जाओ, किसी की भी बात पे मत जाओ। आप खुद सिलेबस उठा के देख लो, आप खुद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देख लो और उसके बाद अपने डिप्लोमा के सिलेबस से उसको कंपेयर कर लो। यूपीपीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट में जाओ, वहां पे भी साफ सुथरा लिखा हुआ है कि आपके डिप्लोमा के सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिप्लोमा लेवल के सिलेबस से। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्यों नहीं बी बीटेक को अलाउ कर देता? फिर तो यूपीपीसीएल सीधे सीधे बोल देता है ना कि बी बीटेक इज अलाउड। फिर क्यों बोलता डिप्लोमा की प्योरली सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले ही अलाउड हैं? क्यों? क्योंकि वो आपका सिलेबस जो देगा, वो आपके क्वेश्चन जो देगा, वो डिप्लोमा के ही लेवल के क्वेश्चन रहने वाले हैं, उसी के सिलेबस से आने वाले हैं। तो ये तो सीधी सी बात है, आपको डे 1 पे समझ में आ जानी चाहिए। क्यों कोई आपको भटकाएगा? कैसे कोई आपको भटका सकता है? ठीक है, ये काम मत करना। गेट ईएस ये सब अपनी जगह पे, इनका लेवल अलग है, यूपीपीसीएल जेई का लेवल अलग है। कोई किसी से कम ज्यादा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आपकी स्ट्रेटेजी उसी एग्जाम के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। अदर एग्जाम्स के बारे में मैं नहीं बात कर सकता। ठीक है, वो बात नहीं करना है अभी। इंपॉर्टेंट क्या है? जनरल रीजनिंग, अवेयरनेस,
हिंदी, ये तीनों को मिला के बनता है आपका 50 मार्क्स का नॉन टेक पोर्शन। कितने नंबर का? 50 नंबर का। जबकि आपका जनरल इंजीनियरिंग डिप्लोमा लेवल का है। अब आप जिस भी ब्रांच के हो, जिस भी ब्रांच के लिए आप ऑप्ट कर रहे हैं, आगे एग्जाम दिलाने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल के हो, सिविल के हो या इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, जिस भी ब्रांच से हो, आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे। 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स। ये दोनों को मिला के बनता है आपका 200 नंबर का एंटायर पेपर, 200 नंबर का पूरा कंप्लीट पेपर बनता है। ठीक, अब बारी है कि कितना नंबर लाना चाहिए सर हमको सिलेक्शन कराने के लिए। डिपेंड करता है कितनी पोस्ट है। कट ऑफ जब बनेगा, उस कट ऑफ के बाद भी मेरिट लिस्ट है। मेरिट लिस्ट जो होता है उसके बेसिस पे ही आपकी सिलेक्शन गारंटीड होती है। सिर्फ कट ऑफ पार कर लेने से आपकी सिलेक्शन गारंटीड नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में जा सकते हो आप, लेकिन फाइनल जो आपका जितनी भी सीटें अवेलेबल है उसके हिसाब से बहुतों को बुलाया जाता है। ठीक है, 2 टाइम्स या 4 टाइम्स बुलाया जाता है कई बार। तो इन दैट केस आपकी सिलेक्शन अगर गारंटीड चाहिए ना, हम उसके बारे में आज बात कर रहे हैं कि सिलेक्शन गारंटीड किस केस में होगी। तो भाई मेरिट लिस्ट है। आप लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हो तो आपको एक चीज तो बिल्कुल क्लियर होगा कि टेक्निकल में ही आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। नॉन टेक में बहुत ज्यादा स्कोर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं इन चीजों की, वो इसमें भी हाथ पैर मारें और इसमें भी स्कोर करें, मैं तो ये बोलूंगा। ठीक है, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। पहली बात, 150 सवाल है आपके जो यहां पर, जो आपको ये 150 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, आउट ऑफ दिस 150 आपको कम से कम 145 क्वेश्चन का टारगेट रखना ही पड़ेगा। 145 क्वेश्चन का टारगेट रखना ही पड़ेगा, जिसमें से कि कम से कम 140 से 145 के बीच का आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। 140 से 145 के बीच करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका, करेक्ट आंसर, ये मैं बता रहा हूं। ठीक है, 140 बेयर मिनिमम साइड भी लूं तो मान लो 140 आपके आंसर सही हैं। ठीक है, आफ्टर दैट इनमें कितना स्कोर कर सकते हो आप, तो देखो आपके कैपेबिलिटी के ऊपर है, आपकी प्रिपरेशन के ऊपर है कि आप इसमें कितना स्कोर करते हो। हिंदी का पोर्शन कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हिंदी का जो पोर्शन है इसमें आप आउट ऑफ 10 8 मार्क्स के आसपास, चलो मैं मान लूं, इनमें आप 15-15 नंबर भी अगर स्कोर कर लेते हो 20 में से, ठीक है, चलो 5 नहीं भी अटेम्प्ट किए आप 15 मार्क्स तक भी लेके आ गए, तो लगभग आपका बनता है यहाँ पे 140 + 8 + 15 एंड 15, तो ये लगभग 178 मार्क्स आपको दिलाएगा। ठीक है, और 145 हायर साइड में हम लोग जाते हैं तो 180 पार कर जाएंगे यहाँ से। ठीक है, 182 के आसपास हम कहीं पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा स्कोर, वो एक रिस्पेक्टेबल स्कोर रहेगा जिसपे कि आप सिलेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, लेकिन अगर आप इससे नीचे चले जाते हैं, मैं अभी कट ऑफ की बात ही नहीं कर रहा हूं, कोई भी बच्चा अभी ये नहीं बोलेगा कि सर ये आप इस साल का कट ऑफ बता रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी कहीं नहीं है। ठीक है, मेरे को उस कट ऑफ से कोई मतलब नहीं है। कट ऑफ तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रीवियसली कितना आया था और इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ये कट ऑफ नहीं है, ये सिलेक्शन की गारंटी वाले मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं कि किस केस में आपका सिलेक्शन गारंटीड हो सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं। वो अब बहुत सारा फैक्टर है, इन सबको करने के लिए देखो आपको मिलता है टोटल 3 आवर्स, 3 घंटे का टाइम है, 180 मिनट। तो किसी भी हाल में 180 मिनट 178 क्वेश्चन सही बनने के बाद ही आप सिलेक्शन की बात करोगे। तो यानी लगभग 180 क्वेश्चन के आसपास भी अगर आप उसको देखो तो 3 घंटा यानी 180 मिनट 180 क्वेश्चन, 1 मिनट 1 क्वेश्चन। ठीक, आपको प्रैक्टिस करना है 30 सेकेंड्स का, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए 30 सेकेंड्स ईच। ओनली इन दैट केस आप सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अभी अटेम्प्ट की बात हो रही है, सही गलत तो छोड़ दो, एक सही वे में क्वेश्चन को सिर्फ अटेम्प्ट ही कर पाओ, पूरे के पूरे 200 सवाल को आप छू पाओ, उसको सॉल्व करके सही आंसर तक कुछ पहुंच पाओ, इतना कर सको, उसके लिए ही आपको कम से कम आपको 30 सेकंड ईच के हिसाब से करोगे, तब जाके कहीं पे आप स्टैंड कर पाएंगे कि हाँ भाई चलो ठीक है, हम सभी क्वेश्चंस को बना पा रहे हैं। अब उस 30 सेकंड से बढ़ा के कई सवाल आपके 1 से 2 मिनट भी ले लेंगे, कुछ बड़े सवाल होंगे जो 1 से 2 मिनट का टाइम भी ले लेंगे, तो आपको उसके लिए कुछ बैकअप जैसा रखना पड़ेगा। प्लस क्वेश्चंस का सही बनना जरूरी है, प्लस गलत सवाल है तो उसको भले आपको अगर लग रहा है कि भाई क्वेश्चन को मैं नहीं अटेम्प्ट कर पा रहा हूं या इस क्वेश्चन का आंसर मुझसे नहीं बन रहा है, तो इन दैट केस लीव दैट क्वेश्चन, लेकिन उसको अटेम्प्ट करके गलती मत करो, क्योंकि हर एक रॉन्ग आंसर आपका 0.25 मार्क्स जो है वो ले जाएगा, 1/4 नंबर जो है वो चला जाएगा इसमें। ठीक है, पहली स्ट्रेटेजी एकदम क्लियर, पैटर्न आपको पता है, कितना कम से कम स्कोर का टारगेट होना चाहिए आपके पास वो आपको पता है, उसके लिए कहां से कितने सवाल आप बनाएंगे वो भी आपको अब पता चल गया, और कितना टाइम देना है वो पता चल गया। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में ये एकदम की पॉइंट है। अब लेके चलूंगा आप लोगों को सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने भी बच्चे अदर ब्रांच के हैं, यानी सिविल या मैक या इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के बच्चे के जो उस पर्टिकुलर ब्रांचेस के हैं, उन बच्चों के लिए मैं बता दूं कि आपके लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में इतना पोर्शन प्लस
आप एक बेसिक लेवल पे अपने सब्जेक्ट की पूरी स्टडी कीजिए। बेसिक लेवल में डिप्लोमा की किताबें आपके लिए सबसे बेस्ट वर्क करेंगी। अभी कोई भी इधर उधर के पब्लिकेशन, इधर उधर की चीजों पे मत जाओ, ठीक है। शुरुआत में आप जिस भी पब्लिकेशन से, जिस भी किताब से पढ़ रहे थे, आप उसी से स्टिक करके रहिए, उसी के हिसाब से प्रॉपर पढ़िए। नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, फिर से बता रहा हूं, नया एक्सपेरिमेंट कुछ भी नहीं करना है, इवन अपने रूटीन में भी नहीं। कोई अचानक से आपको क्रैक यूपीपीसीएल जे इन 10 डेज, क्रैक यूपीपीसीएल जे इन 15 डेज वाला मंत्र अगर दे रहा है ना, तो मत लो, सीरियसली बता रहा हूं, इस बार मत करो ऐसा, ठीक है। अपने साथ खिलवाड़ मत करो, अपने फ्यूचर के साथ मत खिलवाड़ करो, ये सब कुछ नहीं होता है, 10 दिन 15 दिन में नहीं क्रैक होते सब एग्जाम्स, एकदम फैक्ट बात है, ठीक है। चलो अब देखो, इसके आगे बता रहा हूं, जो अदर ब्रांच के जो भी बच्चे हैं, जो सिविल के या इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका मैं और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आप लोग अपनी पढ़ाई में कंटिन्यू कर सकते हैं, आप सभी को ऑल द बेस्ट। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के जितने बच्चे हैं वो लोग को आगे लेके जाऊंगा और सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। हाँ, जो दूसरे ब्रांच के बच्चे हैं, अगर वो नॉन टेक का सिलेबस देखना चाहते हैं तो थोड़ी देर रुक के या 5 मिनट के बाद फिर से आप इस वीडियो को आगे देखिएगा, इसमें नॉन टेक का सिलेबस भी मैं डिस्कस करूंगा। आगे बात करते हैं सिलेबस की, थोड़ा सा डिटेल में लेके जाऊंगा सिलेबस के लिए आप लोगों को। तो देखो, सिलेबस में आपको क्या क्या मिलेगा, है ना। सिलेबस में आपको क्या क्या मिलेगा सब्जेक्ट वाइज। देखो, इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट जो शुरुआत ही होती है वो होती है फ्रॉम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। 150 नंबर का आपका पोर्शन है, सबसे पहले शुरुआत होगी फ्रॉम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। अब हर एक के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, अभी ऐसा मान लो कि आपके लिए चेकलिस्ट की तरह होगा। इस चेकलिस्ट में मैं जो जो चीजें आपको बताऊंगा उस पर डबल ध्यान देना आपको। इसका ये मतलब नहीं कि बाकी को छोड़ दो, सब कुछ पढ़ना है आपको। सब आप अभी तक प्रिपरेशन कर चुके होगे, अभी नया लर्निंग के स्टेज में तो नहीं हो गया, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। लेकिन जो पढ़ा है उसमें से ये सब पढ़ा है कि नहीं, ये एक बार जरूर चेक कर लेना, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, ठीक। एकदम ध्यान देना, किसी भी चीज में बहुत ज्यादा डीप लेवल, बहुत ज्यादा हायर लेवल पे जाने की नीड नहीं है। दिस इज जेई लेवल एग्जाम, दिस इज डिप्लोमा लेवल एग्जाम, इसमें मत ऐसा करना, ये बहुत बड़ी गलती होती है, ठीक है। सपोज कर लो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल में क्या क्या पढ़ना चाहिए आपको। देखो, बेसिक इलेक्ट्रिकल में सबसे पहले आप बेसिक्स पे जाओ, बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट्स पे जाओ, ठीक है। हाँ, बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ मैं आपको यह भी बोलूंगा कि आप फिजिक्स का भी पोर्शन पढ़ो। कौन सा फिजिक्स, आपके डिप्लोमा लेवल का फिजिक्स। डिप्लोमा में आप फिजिक्स 1 2 पढ़ते हो ना, फिजिक्स 1 2 पढ़ो आप, फिजिक्स 1 फिजिक्स 2 दोनों को आप पढ़ो, स्टडी करो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फंडा क्या होता है आपका, जो बेसिक जो एटम्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या फंडा आपका बनता है ना। मेटल वगैरह हो गया, नॉन मेटल हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया, इनके जो इंसुलेटर्स हो गए, कंडक्टर्स हो गए, इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आता है। इनका खास तौर पे अगर मैं बोलूं तो टेम्परेचर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर या टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ध्यान रखना। इसकी क्लास में मैंने बहुत स्ट्रेस देके मैंने पढ़ाया था इस क्लास को। इस क्लास को एकदम ध्यान दे के बार बार प्रॉम्प्ट कर करके मैंने बोला था कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट का जो टॉपिक है, जो हम लोगों ने हम लोगों ने जो इंसुलेटर है ना, इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इन सब के लिए देखा था कि टेम्परेचर कोफिशिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिफरेंस होता है। किसकी टेम्परेचर, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये पॉइंट पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना चाहिए भाई, बेसिक कंसेप्ट्स में आप ये पूरा बेसिक चीज पढ़ो, चीजों के बारे में जानो। आरएलसी का प्रॉपर कंसेप्ट क्या होता है, आरएलसी रिस्पॉन्स इन डीसी, आरएलसी रिस्पॉन्स इन एसी, ये पढ़ना नीडेड है आपके लिए, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट्स के बाद आप इसमें पढ़िए जो मॉड्यूल नंबर 2 भी जो था हम लोग का, प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा। तो सेकंड वाले मॉड्यूल में जो चीज मैंने आपको बताया हुआ था, सेकंड वाले मॉड्यूल में मैंने जैसे आपको केवीएल, केसीएल के बारे में बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल भी करवाए हैं। तो बेसिक टाइप के आपको न्यूमेरिकल, उसमें कुछ डीप लेवल के, कुछ हायर लेवल के भी क्वेश्चंस हम लोग बनाए हैं, लेकिन इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सेलेक्टिव रहना है और आपको एकदम एलिमेंट्री लेवल के क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आफ्टर दैट थ्योरम्स में आप जाइए, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, इस पे ज्यादा फोकस करो। किस चीज में फोकस करोगे आप लोग, इसमें आप शॉर्ट सर्किट करंट निकालना, ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना, उसमें आरटीएच या आरएन कैलकुलेशन, इस पे कैलकुलेशन पे वर्क करना, यानी न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा वर्क करना आप लोग थेवेनिन्स और नॉर्टन्स पे। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा वर्क करना आप लोग केवीएल, केसीएल पे। दिस इज फॉर थ्योरी, दिस इज फॉर न्यूमेरिकल, ठीक है। ज्यादा वर्क करना, ठीक है। ये इसकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इसकी भी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ये सब थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स, ये सब प्रॉपर है आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। थ्योरम्स में जब आप अगला थ्योरम पढ़ोगे, दैट इज योर सुपरपोजिशन थ्योरम, एसपीटी जब पढ़ोगे तो इसके न्यूमेरिकल में डिटेल में जाने की कोई नीड नहीं है, इसके न्यूमेरिकल में बहुत डीप में जाने की कोई नीड नहीं है। आप इसकी थ्योरी पे जाओ, इसकी थ्योरी कैसे अप्लाई होती है, एसपीटी के केस में वोल्टेज सोर्स का क्या होता है, करंट सोर्स का क्या हम लोग करते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एसपीटी कहां अप्लाई करते हैं, सर्किट का एप्लीकेशन आपको मैंने बताया था, वो एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें पता होना जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अगला इंपॉर्टेंट क्या पार्ट है इसके अंदर, अगला इंपॉर्टेंट है आपका मैक्स पीटी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, इसमें से क्या करना चाहिए आपको, इसमें देखो एक कंडीशन मैंने बताया था, इसमें क्या बताया था मैंने, कंडीशन बताया था, है ना, RTH इज इक्वल्स टू RL, ये वाली कंडीशन थी जिस केस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सकती है। एक डेरिवेशन कराया था, वो करने की नीड नहीं है, और जो डेरिवेशन मैंने कराया था वो करने की नीड नहीं है, क्योंकि वो जो क्रैश कोर्स था वो जनरलाइज्ड था, वो काफी हद तक जनरलाइज्ड क्रैश कोर्स है जो 2-3 अलग अलग एग्जाम्स को कवर करता है। अभी मैं बात कर रहा हूं किसकी, एकदम डेडिकेटेडली यूपीपीसीएल जेई की, तो एकदम ध्यान से सुनना जो भी बता रहा हूं। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में आपको थ्योरी का पोर्शन देखना है, साथ ही साथ कुछ कंडीशंस और डेरिवेशंस का पार्ट देखना है। डेरिवेशन बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार समझ लेना, एक ओवरव्यू जैसा देख लेना उसको। कंडीशन खास तौर पे देख लेना कि एक ये कंडीशन और दूसरा जो पी मैक्स की कंडीशन होती है ना, जहां पे हम लोग ऐसे लिखते हैं ना VTH²/4 RTH, ये कंडीशन कैसे आती है, ये इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, पावर कितने टाइम्स बढ़ती है और कम होती है, एक्चुअल पावर और मैक्सिमम पावर में कितने का डिफरेंस आता है, ऐसा सब बेसिक क्वेश्चन आपको करना जरूरी है यहाँ पे इन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, तो ये बेसिक इलेक्ट्रिकल के पहले 2 मॉड्यूल के अंदर ही आपको इतना पोर्शन मिल जाएगा। अब क्या बेसिक इलेक्ट्रिकल में सिर्फ इतना ही है क्या, तो ऐसा नहीं है, बेसिक इलेक्ट्रिकल में अभी और भी चीजें हैं, उसका वेटेज कंपैरेटिवली अदर सब्जेक्ट्स के तुलना में ज्यादा होता है। बेसिक इलेक्ट्रिकल, मशीन और पावर सिस्टम, ये 3 का वेटेज सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इसको एकदम दिमाग में रखना, एनी टाइम ये 3 चीजें ज्यादा ही दिखेंगी आपको कंपैरेटिवली। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में आगे आपको क्या जानना चाहिए, और आगे मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बेसिक कंसेप्ट, सभी के बेसिक्स। जब मैं न्यूमेरिकल बोल रहा हूं तो मतलब बेसिक्स में, जब मैं कंसेप्ट बोल रहा हूं बेसिक्स में, एकदम डीप में जाने की नीड नहीं है। आप इसके आगे फिर पढ़ोगे मैग्नेटिक सर्किट्स, क्या पढ़ना चाहिए मैग्नेटिक्स में, भाई मैग्नेटिक में सिंपल सी बात है, आप इसके बारे में बेसिक इसके टर्म्स पढ़ो, याद करो। क्रैश कोर्स के ड्यूरेशन में मैंने आपको टर्म्स में कुछ लिखवाया हुआ है, कुछ टर्म्स का पूरा सीरीज एक लिखवाया हुआ है, उसमें कौन कौन से टर्म्स हैं, क्या क्या उनका मीनिंग होता है, क्या फॉर्मूले निकल के बनते हैं ना, जैसे B क्या हो गया, H क्या हो गया, है ना, फाई क्या हो गया, वैसे ही रिलक्टेंस का कंसेप्ट क्या है, MMF का कंसेप्ट क्या है, ये सब बेसिक चीजों को चेक करते जाना। ठीक है, रिलेशन ऑफ B प्रोपोर्शनल टू H जो हम लोग लिखते हैं, इसी के साथ यहां से रिलेशन आएगा म्यू नॉट का और म्यू आर का। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, म्यू आर की वैल्यू अगर एयर है तो कितनी होगी। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए इन द केस ऑफ मैग्नेटिक्स। क्या मैग्नेटिक के न्यूमेरिकल बनाने की नीड है, नहीं है, मैग्नेटिक के न्यूमेरिकल बनाने की ज्यादा नीड नहीं है, एकदम एलिमेंट्री लेवल पे आप जा सकते हो। यूपीपीसीएल ने 2017 में आपको काफी सरप्राइज किया था एक नया सब्जेक्ट देके, दैट इज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। बट फिर अगेन मुझे ये बोलना चाहिए कि नया सब्जेक्ट नहीं है भाई, वो उसने पहले ही मेंशन किया है कि आपके डिप्लोमा के लेवल का ही टेक्निकल आएगा, आपके डिप्लोमा के सिलेबस से आएगा, तो सिलेबस में होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं थी। बट हाँ ठीक है, अब नेक्स्ट आफ्टर मैग्नेटिक सर्किट्स आपको और क्या पढ़ना होता है, आपको पढ़ना होता है सिंगल फेज एसी। देखो मोर और लेस जो क्रैश कोर्स है ना, वो यही सबके लिए डिजाइन था। वो क्रैश कोर्स जो हुआ होगा, आप इस चैनल के प्लेलिस्ट पे भी देख सकते हैं, क्रैश कोर्स इज ऑलरेडी देयर फॉर बेसिक इलेक्ट्रिकल, और वो क्रैश कोर्स इन्हीं सबके लिए डिजाइन था, इसलिए आप देख सकते हो कि मॉड्यूल भी इसी अकॉर्डिंग बने हुए पूरे के पूरे। ठीक है, सिंगल फेज एसी सर्किट्स क्या पढ़ना चाहिए इसमें आपको, सिंगल फेज एसी सर्किट में क्या पढ़ना चाहिए आपको। देखो इसमें सबसे पहला चीज आपको रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन में भी मैं बता दूं आपको कि मैग्नीट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड फॉर्म, और मैग्नीट्यूड में फिर से बता दूं आपको कि आरएमएस और एवरेज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आरएमएस वैल्यू रिप्रेजेंटेशन एंड एवरेज वैल्यू रिप्रेजेंटेशन अच्छे से कर लो उसको। इससे जुड़ा हुआ फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर, इसके क्वेश्चन आते हैं।
इसको प्रॉपर प्रिपेयर कर लो। आपकी चेकलिस्ट में देखते चले जाओ आपका क्या क्या हो चुका है और क्या करना है, ऐड करते जाना उसको जो भी, ठीक है। सिंगल फेज एसी सर्किट, इतना कुछ करना है आपको। इसके अलावा और क्या करना चाहिए? रिप्रेजेंटेशन में देखो एवरेज का क्या होता है, आरएमएस का क्या होता है। आरएमएस के केस में क्या लिखते हैं? Vm/√2 लिखते हैं, Im/√2 लिखते हैं। जब न्यूमेरिकल आप बना रहे हैं, जब पावर निकालते हैं, तो पावर का के अंदर जो वोल्टेज करंट है वो आरएमएस में है कि पीक में है कि एवरेज में, किस फॉर्म में, ये सब पूरा बेसिक आपको पता होना चाहिए। बेसिक लेवल में पढ़ो। फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर का क्या कंडीशन होता है। ग्राफ के केस में आपको ये पता होना चाहिए कि एवरेज वैल्यू और आरएमएस का क्या रिलेशन है। अगर ट्रायंगुलर ग्राफ है या अगर स्क्वायर वेव फॉर्म है तो इन दैट केस उसके रिलेशन में क्या चेंज आता है, ठीक है। कहाँ √3 टाइम्स जाता है, कहाँ √2 रहता है, वो सब बेसिक आपको पता रहना चाहिए। आफ्टर दैट आप इसमें पढ़ोगे पावर फैक्टर एंड पावर ट्रायंगल, इसके बारे में बेसिक देख लेना एक बार। नेक्स्ट आपको और क्या आना चाहिए? नेक्स्ट देखो आरएलसी का बेसिक एनालिसिस, जिसके साथ ही कंसेप्ट आएगा रेजोनेंस का, रेजोनेंस, क्यू फैक्टर, सिलेक्टिविटी और बैंडविड्थ। ये इतने को ध्यान से पढ़ लेना। इसको भले ऊपर से आप देखो, लेकिन इसके बारे में नॉलेज जरूर रखना है। इसके बारे में बेसिक कंसेप्ट जरूर आपका क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इतना पार्ट इंपॉर्टेंट है। सिंगल फेज एसी में इतना ही करने की नीड है आपको। क्या इसमें न्यूमेरिकल करने की जरूरत है? हाँ, इसमें न्यूमेरिकल भी करना पड़ेगा आपको। इसमें न्यूमेरिकल, छोटे न्यूमेरिकल, एकदम छोटे। टाइम पीरियड दिया हुआ है, उस हिसाब से साइकिल में अगर क्वांटिटी Im sin ω t -2π/3 के फॉर्म में चल रही है, तो अगर टाइम पीरियड दिया हुआ है, t की वैल्यू दी हुई है, तो इन दैट केस क्वांटिटी करंट की वैल्यू कितनी होगी, ऐसे इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको करने हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डीसी का केस है, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, एसी का केस है, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, अगर टाइम पीरियड कुछ इस तरीके का है तो ऐसा ये सब बेसिक क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। न्यूमेरिकल ऑन ज्यादा से ज्यादा हुआ तो सीरीज आरएलसी, न्यूमेरिकल ऑन सीरीज आरएलसी, मैक्स टू मैक्स, सबसे बड़ा न्यूमेरिकल भी जो रहेगा सीरीज आरएलसी के ऊपर रहेगा, वो भी एकदम एलिमेंट्री लेवल का। तो ये आपसे बनना चाहिए, ये आपसे बनना जरूरी है। ये तो हो गई बात सिंगल फेज एसी की। अब व्हाट अबाउट द थ्री फेज पार्ट? सो इन थ्री फेज एसी सर्किट्स आपको क्या पढ़ना है? थ्री फेज एसी में आप क्या क्या पढ़ेंगे? देखो, थ्री फेज एसी में आपको पढ़ना चाहिए, इसमें तो एकदम सीधी सीधी बात है, बहुत ज्यादा सिलेक्शन भी नहीं है इसमें। सीधे आपको पढ़ना है कनेक्शन ऑफ थ्री फेज एसी, और इससे पहले का टॉपिक है फेज सीक्वेंस का, ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो फेज सीक्वेंस, तीन मैंने बताया हुआ था। तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है कि आर वाई बी का क्या सिस्टम होता है, और कनेक्शन ऑफ थ्री फेज एसी के साथ ही रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज क्वांटिटीज, ये पढ़ना जरूरी है। ये प्रॉपर अगर आपने पढ़ लिया, देखो लाइन एंड फेज क्वांटिटी के फॉर्म में भी हम लोग पढ़ेंगे, वहां देखा हुआ है। स्टार एंड डेल्टा के फॉर्म में हम लोग पढ़ते थे। अब कैसे स्टार के केस में VL = √3 VPH हो जाता है और IL = IPH हो जाता है, ये पता होना चाहिए। लाइन और फेज क्वांटिटीज के बीच में कितने डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, फेज टू फेज क्वांटिटी के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस होता है, फेज और नेगेटिव फेज क्वांटिटी के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस होता है, ये सब बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो ग्राफिकल तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था पिछली बार, ठीक है। तो थ्री फेज में आप इतना पढ़ लो, न्यूमेरिकल करने की नीड उतनी नहीं है, न्यूमेरिकल करने की नीड उतनी ज्यादा नहीं है आपको, ठीक है। सिंगल फेज से आप न्यूमेरिकल प्रिपेयर कर लेना, आते हैं उसके क्वेश्चन, ठीक है। और खास तौर पे रेजोनेंस अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और क्यू फैक्टर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो थ्री फेज में उतना ज्यादा कोई खास सिग्निफिकेंस है नहीं, आप इतना पढ़ लोगे बहुत है, मोर देन इनफ है, ठीक है। सो दिस इज इट। बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपको इतना चीज पढ़ने की जरूरत है, मेजरली आपको इतनी सारी चीजें जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ने की जरूरत है। तो आई होप कि ये सब जो है आप लोग नोट कर लिए होंगे, ये सब आप लोग अपनी चेकलिस्ट में चेक कर लिए होंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, पहला सब्जेक्ट था बेसिक इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट सब्जेक्ट लेके आते हैं, अगला है नेटवर्क एनालिसिस। अगला क्या चीज है? नेटवर्क एनालिसिस। क्या आना चाहिए भाई इसमें आपको? नेटवर्क एनालिसिस में क्या पता होना चाहिए? चलो इसमें ही बता देता हूं मैं आपको। नेटवर्क एनालिसिस में आपको क्या क्या जानना चाहिए। नेटवर्क में आप क्या क्या पढ़ोगे? जैसे टू पोर्ट पढ़ लो, टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ लो, है ना। नेटवर्क में आपको और क्या क्या पढ़ना है? नेटवर्क में आप जैसे पढ़ेंगे ट्री क्या होता है, ट्विग्स क्या होता है,
ऐसे सब बेसिक चीजों के बारे में आप पढ़ो। नेटवर्क में भी बहुत ज्यादा डीप में मत जाओ। अब नेटवर्क में आपको लग रहा होगा कि सर ग्राफ थ्योरी वगैरह पढ़ लें क्या? ग्राफ थ्योरी नहीं पढ़ना है। क्यों पढ़ोगे आप? ग्राफ थ्योरी जैसा इतना डीप सब्जेक्ट, इतना डीप उसमें मत जाओ। जैसे ये देखो ग्राफ थ्योरी है ना, मत पढ़ो, नीड नहीं होती। देख लो एक बार, ऊपर ऊपर से आप देख लो, एकदम ऐसा नहीं कि पूरे छोड़ के जाओ, बट ऊपर ऊपर से देख लो, बहुत ज्यादा डीप में इसमें उतरने की नीड नहीं है। ये सब बेसिक चीजें पढ़ो, टू पोर्ट वगैरह के बारे में पढ़ो, ये सब एनालिसिस के बारे में पढ़ो, ये सब इट इज गुड, इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करूं, अगला सब्जेक्ट जो रहेगा आपका, अगला जो है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन्स का सब्जेक्ट है। मशीन में तो भाई देखो बहुत सारी चीजें हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन में तो बहुत सारी चीजें हैं, और जिसमें से बहुत सारा कुछ काम का है आपको जो पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो 3 या 4 जो भी नंबर पे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल मशीन। ये वीडियो आप लोगों के लिए एक चेकलिस्ट की तरह है, ठीक है, जिसके हिसाब से आप देखोगे कि आपकी अब क्योंकि अब फाइनल प्रिपरेशन चल रही है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने ये सब पॉइंट्स जो है उसको कवर किया है या नहीं किया है। इलेक्ट्रिकल मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें आपको मैं बताऊं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ट्रांसफॉर्मर्स की, ट्रांसफॉर्मर की, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मर में भी मैं बोल रहा हूं सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर क्या क्या पढ़ना चाहिए आपको, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो ट्रांसफॉर्मर में आप पढ़ लो इसका। देखो ट्रांसफॉर्मर में ना ज्यादातर आपको न्यूमेरिकल पे फोकस करना चाहिए। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के केस में 3 फेज से न्यूमेरिकल मत करो, लेकिन सिंगल फेज से न्यूमेरिकल आप अच्छे से कर लो। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर में आप न्यूमेरिकल कर लो ऑन परसेंटेज एफिशिएंसी, ऑल डे एफिशिएंसी, आइडियल ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, आइडियल और प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर। उसके साथ हो गया आपका OCN/SC टेस्ट। OCN/SC टेस्ट के बारे में आप बेसिक्स देख लेना, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफॉर्मर में आप इतना कर लो, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम एलिमेंट्री लेवल के न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर लो। ये किस केस में कॉपर लॉस आयरन लॉस आपका इक्वल हो जाता है, उससे क्या बेनिफिट होता है, उससे परसेंटेज एफिशिएंसी में क्या चेंज आता है, क्या पावर डिलीवर होता है, ये सब के बारे में कुछ बेसिक चीजें आप इतना करो। मशीन में आगे अगर बढ़े तो नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर का कंसेप्ट या इंडक्शन मशीन बोल लो कॉमनली, इन जनरल इंडक्शन मशीन अगर मैं बोलूं तो इंडक्शन मशीन में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, इससे न्यूमेरिकल प्रिपेयर कर लो, इससे न्यूमेरिकल आपका एलिमेंट्री लेवल का, इससे एलिमेंट्री लेवल के न्यूमेरिकल डेफिनेटली प्रिपेयर कर लो। इसका वर्किंग वगैरह क्या होता है, इसमें क्या खास होता है, किस तरीके से ऑपरेट करता है, इसके बारे में वो बेसिक चीजें आपको पता होनी जरूरी है, ठीक है, इंडक्शन मोटर के बारे में। बट व्हाट अबाउट द सिंक्रोनस? सिंक्रोनस का क्या? सिंक्रोनस मशीन के केस में आपको इसका थ्योरी जो है वो प्रिपेयर करना चाहिए, थ्योरी, और इसके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, है ना, सिंक्रोनस स्पीड का कंसेप्ट हो गया, है ना, उसमें स्टेटर रोटर साइलेंट पोल का हो गया उसमें। फिर ओवरऑल मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं अगर बोलूं तो वी कर्व, है ना, इन्वर्टेड वी, ये सब जो बेसिक के कंसेप्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा अगर आप एक और टॉपिक की मैं बात करूं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ मोटर, एप्लीकेशन ऑफ मोटर्स। ये जनरलाइज्ड है ना, ये जनरल है सभी के लिए, ओवरऑल मशीन के लिए मैं बोल रहा हूँ। एप्लीकेशन ऑफ मोटर्स में भी आप क्या क्या देखोगे, किस किस तरीके का एप्लीकेशन में कैसा मोटर यूज होता है। जैसे प्रीवियसली एक क्वेश्चन आया था कि अगर हॉइस्ट का डिजाइन किया जा रहा है तो हॉइस्ट में किस तरीके का मोटर लगाना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, अगर विंच डिजाइन करना है तो विंच के लिए कौन सा मोटर यूज करना ज्यादा अच्छा रहेगा, अगर शॉर्ट ड्यूरेशन में हायर स्पीड हमको चाहिए, ऐसी मेट्रो रेल हम लोग डिजाइन कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा मोटर अप्लाई करना ज्यादा इफेक्टिव माना जाएगा। तो ये तब आपका क्लियर होगा जब आपका एप्लीकेशन वाला पार्ट स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। आफ्टर दैट भाई डीसी मशीन का भी पार्ट होता है, डीसी मशीन्स का भी पार्ट रहता है। तो डीसी मशीन्स में क्या, ज्यादातर आपके डीसी मोटर के क्वेश्चंस आते हैं, डीसी मोटर के ऊपर न्यूमेरिकल, ठीक है, और डीसी जनरेटर और मोटर दोनों ही बोलना चाहिए इनफैक्ट, क्योंकि आसपास ही रहता है दोनों का जो वो रहता है। और इसमें जैसे एफिशिएंसी का जो चक्कर है, एफिशिएंसी यानी बैक ईएमएफ का हो गया ना, हम लोग जैसे लिखते हैं 5Z NP अपॉन 60A। फिर उसके अंदर भी आप वैरायटी पढ़ते हो कि इसके अंदर भाई अगर सीरीज वाउंडेड है या शंट वाउंडेड है या कंपाउंड है ना, कंपाउंड में भी आप पढ़े कि शॉर्ट शंट कंपाउंड और या तो लॉन्ग शंट कंपाउंड।
तो ये सब जो बेसिक की जो पूरी वैरायटीज है ना मशीन के अंदर, ये आपको पढ़ना चाहिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका प्रिपेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अंदर ही आपने फिर पढ़ा कि भाई टॉर्क इक्वेशन हो गया, आपका ईएमएफ इक्वेशन हो गया, है ना। इस पे स्लिप से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल में, ध्यान रखना ये स्लिप के क्वेश्चन आते हैं ना, स्लिप के जुड़े हुए क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं। इसी के अंदर एफिशिएंसी कैलकुलेशन का भी क्वेश्चन होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना चाहिए, ठीक है। स्पीड कंट्रोल के क्वेश्चन कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। स्पीड कंट्रोल का जो इसका जो मैकेनिज्म भी जो है वो भी आप पढ़ सकते हो, ब्रेकिंग वगैरह का मैकेनिज्म है उसको आप पढ़ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आपको लग रहा होगा कि स्पेशल मशीन्स का क्या करना है, तो उसको छोड़ना मत, क्योंकि देखो आपका सबसे ज्यादा स्कोर आपको टेक्निकल में ही करना है। तो टेक्निकल में अगर स्कोर करना है तो छोड़ के कुछ भी नहीं जा सकते हो। पढ़ना तो आपको सभी चीजें, डीप में मत जाओ, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया रखो कि लिख सको उसके बारे में, उसको ऑब्जेक्टिव में उसको टिक कर सको आप सही आंसर को, ठीक है। स्पेशल टाइप मशीन में हो गया जैसे फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स हो गया, फ्रैक्शनल किलोवाट मशीन हो गया, और ऐसे इस तरीके के जो स्पेशल पार्ट्स के हैं उसको थोड़ा बहुत भले पढ़ो, लेकिन स्टडी करके जाओ प्रॉपर। ये आगे चल के आपके ड्राइव्स वगैरह जब आप पढ़ोगे उसमें भी काम करेगा, उसमें भी आपको हेल्प भी करेगा, तो आपके डिप्लोमा के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम का है, और ओवरऑल यूपीपीसीएल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो ये तो था इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में। अब नेक्स्ट पावर सिस्टम एनालिसिस, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो चौथा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो है पावर सिस्टम एनालिसिस। क्या क्या पढ़ना चाहिए इसमें, आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, चलो देखते हैं। पावर सिस्टम एनालिसिस, इसको मैं डिवाइड अगर करूं तो कितने फॉर्म में डिवाइड हो सकता है ये एक होता है जनरेशन का पार्ट, ठीक है। इसके अंदर 3 कैटेगरी में डिवीजन होता है, जनरेशन, ट्रांसमिशन और नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें एक पार्ट और जोड़ लो आप, जो आजकल होता है, दैट इज पीएसपीएस, पावर सिस्टम एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्विच गियर्स, ठीक है, जिसको कि एसपी भी बोलते हैं कई बार, स्विच गियर प्रोटेक्शन के फॉर्म में बोलते हैं। तो जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखो तो इसमें क्या क्या आप पढ़ सकते हो, क्या क्या मतलब ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो क्या क्या पढ़ना चाहिए आपको। फैक्टर्स सारे पढ़ लो, जैसे कि लोड फैक्टर हो गए, लोड फैक्टर का पार्ट हो गया, है ना। डिमांड फैक्टर हो गया, डिमांड फैक्टर हो गया आपका, ये हो गया डाइवर्सिटी फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर्स हो गए, और ये सब के थ्योरी आप प्रॉपर करते जाओ। और इसी के साथ साथ जब आप न्यूमेरिकल पे जाओगे, न्यूमेरिकल पे आप कर लो सैग कैलकुलेशन के न्यूमेरिकल। सैग कैलकुलेशन के ऊपर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा डीप में मत जाना, बहुत ज्यादा एकदम लेंथी क्वेश्चन मत बनाना, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन करके जाना। इसका फॉर्मूला बेस तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। सैग कैलकुलेशन कर लो, और जैसे हो गया एफिशिएंसी ऑफ स्ट्रिंग हो गया, है ना, स्ट्रिंग एफिशिएंसी के न्यूमेरिकल आप कर लो। ये सब न्यूमेरिकल्स हैं, ये सब न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। और थ्योरी में आप क्या करोगे, थ्योरी में अगर मैं बोलूं तो क्या करना चाहिए आपको, कोरोना का थ्योरी कर लो, है ना। संतन सर ने कितने अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कोरोना का, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा पावर सिस्टम का एनालिसिस का डिटेल आपको, ठीक है। पीएसपीएस के फॉर्म में भी अगर मैं बोलूं पावर सिस्टम एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्विच गियर्स, तो उसके हिसाब से भी आप देख सकते हो कि आप अलग अलग टाइप के ऐसे रिलेज के बारे में पढ़ो, सीबीज के बारे में पढ़ो, थोड़ा ऊपर ऊपर से आप मैक्सिमम चीजों को पढ़ो, छोड़ के कुछ भी मत जाना। आपके डिप्लोमा के सिलेबस के अंदर जो भी चीजें हैं ना, उसको पूरा का पूरा पढ़ना है। आप अगर मुझसे ये क्वेश्चन करोगे कि सर मुझे इसमें इसके लिए कौन सी बुक रेफर करूं, इसमें मैं वीके मेहता रेफर कर लूं क्या, या जीकेपी का रेफर कर लूं, यूथ रेफर कर लूं, तो देखो मैं सीधी सीधी सिंपल सी बात आपको बस यही बोलूंगा कि देखो यार, ये जो एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन आता है ना, ये इन सब बुक को देख के नहीं आता है। अगर आपको ऐसा कोई मिथ लग रहा है, आपका कोई दोस्त बोल रहा है कि इस बुक से ज्यादा क्वेश्चन फंसा इस बार, अगले साल इस बुक से फंसने वाला है, तो देखो ये सब गलत चीजें हैं। बुक उस एग्जाम को देख के बनती है, एग्जाम जो है बुक को देख के नहीं होता है, वो बेसिकली उस सिलेबस के हिसाब से होता है। वो आपका जो पूरा ओवरऑल जो सिलेबस का पैटर्न है ना, उसको फॉलो करती है यूपीपीसीएल जेईई, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको फॉलो करती है, वो किसी बुक को नहीं फॉलो करती है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट थिंग है, और देखो आप उसके नोटिफिकेशन में भी देखना यूपीपीसीएल जेईई के, उसमें साफ सुथरा लिखा हुआ है कि आपके डिप्लोमा लेवल के सिलेबस से ही चीजें आएंगी, आपके डिप्लोमा के बेसिक सिलेबस से। तो सबसे अच्छा है आपके डिप्लोमा की जो किताबें हैं ना, जो आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जो रेफरेंस बुक्स हैं, आप उन्हीं को पढ़ लोगे तो वो सफिशिएंट है।
अदर कोई भी किसी भी अलग किताब पे जाने की कोई नीड नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो पावर सिस्टम में ये सब पढ़ लो। लोड फ्लो एनालिसिस करना चाहिए क्या? लोड फ्लो एनालिसिस करने की उतनी नीड नहीं है ना। ये लोड फ्लो एनालिसिस करने की नीड नहीं है, बड़ा टॉपिक हो जाता है, इस पे बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, डिटेल में मत जाओ, थोड़ा बहुत जान लो, सफिशिएंट रहेगा, उससे ज्यादा बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। ट्रांजिएंट्स के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी वगैरह के क्वेश्चंस रहते हैं, बट ठीक है, उसको थोड़ा बहुत आप डिटेल में मत जाए बिना, थोड़ा बहुत आप ओवरऑल जैसा कुछ पढ़ सकते हो समराइज करके, तो वो सफिशिएंट रहेगा। क्लियर? पावर सिस्टम में इतना कुछ पढ़ना है आपको। नेक्स्ट बात करें अगले टॉपिक की, तो वो है हमारा मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक, इसमें से भी मैं बता दूं आपको, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन इसमें फिर भी थोड़ा बहुत बताना है कि मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, अब ये दो अलग अलग टॉपिक्स के अंदर से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि आप इसमें देखो, आपका पावर फैक्टर मीटर हो गया, आपका वोल्ट मीटर हो गया, एमीटर हो गया, है ना, और इसमें जैसे ट्रांसड्यूसर्स हो गए, है ना, सीआरओस हो गए, इनके मेजरमेंट्स के बारे में क्वेश्चन आता है। सीआरओ का क्वेश्चन आता है और ट्रांसड्यूसर का भी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। आफ्टर दैट ब्रिजेस जरूर कर लेना, लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस और हायर रेजिस्टेंस के हिसाब से आप जो जो ब्रिज रेफर करते हो, है ना, जैसे कि आप एंडरसन्स पढ़ लिए, व्हीटस्टोन पढ़ लिए, शेरिंग पढ़ लिए, हेज पढ़ लिए, है ना, ये सब जितने भी, केल्विन हो गया, ये जितने भी ब्रिजेस हैं वो सबको प्रॉपर आपको स्टडी करके जाना चाहिए। इस मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ब्रिजेस का पार्ट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। ठीक, चलो नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, अगला जो है हमारा यूडब्ल्यू इंट्रैक्शन है, तो इसके बारे में तो क्या ही बोलूं मैं। यूडब्ल्यू इंट्रैक्शन के बारे में क्या बोलना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आप प्रीवियस 3 to 5 क्वेश्चन पेपर्स को रिवाइज कर लो। इसका सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी अभी बता रहा हूं। देखो, मैं एकदम प्रैक्टिकल बात करता हूं, मैं एकदम सीधी सीधी जो चीज है, जो प्रैक्टिकल है, मैं वैसी बात करूंगा। मैं कोई हाइपोथेटिकल या आइडियलिस्टिक बात करने के लिए यहां नहीं बैठा हूं। सीधी बात है, आपका प्रिपरेशन का टाइम है और ये टाइम आपका बहुत कीमती है, तो मैं चाहता हूं कि हर एक चीज, चाहे वो कितनी भी सिली क्यों ना लगे, वो आपको बताना जरूरी है कि इसको ऐसे प्रिपेयर करो, ठीक है, सो दैट कि आपका प्रिपरेशन एकदम नेक्स्ट लेवल पे होना चाहिए। तो मैं सीधी बात बता रहा हूं, प्रीवियस 3 to 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को लो, यूपीपीसीएल जेई के, और उठा के उसको पूरा प्रैक्टिस करो फॉर द यूडब्ल्यू इंटरेक्शन पार्ट। यूडब्ल्यू इंटरेक्शन जो है ना, उसके मेजर क्वेश्चंस आपको रिपीटेड और मेजर टॉपिक्स आपको वही रिपीटेड दिख जाएंगे। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की नीड नहीं है, डायरेक्टली आप उससे कर सकते हो। आप ऑलरेडी इसका पढ़ाई कर चुके होंगे, ऑलरेडी इसको स्टडी कर चुके होंगे अभी तक तो, और बस इसको रिवाइज करना है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसको बनाओ, वो सबसे बेस्ट रहेगा इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट की बात करूं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग वगैरह की बात करूं अगर, ठीक है, तो देखो एक चीज तो ये कर सकते हो कि आप एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में भी इसी 3 to 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर वाला पैटर्न को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में इससे जुड़े हुए क्वेश्चन ही आपको ज्यादा मिलते हैं। तो कॉमनली आपको मैं अगर बोलूं, सजेस्ट करूं, तो आप इसमें भी एग्जैक्टली सेम स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपेयर करो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें बहुत ज्यादा आपको वो करने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा परेशान होने की नीड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, अब अगला जो सब्जेक्ट आया ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा सा आपको एफर्ट करना है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं आपके ज्यादा, ठीक है। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पढ़ना चाहिए, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको क्या पढ़ना चाहिए? देखो भाई, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप इसमें ट्रांजिस्टर बायसिंग का पढ़ लो अच्छे से, ट्रांजिस्टर बायसिंग के क्वेश्चन करो, है ना, ट्रांजिस्टर बायसिंग कर लो। इसमें मोबिलिटी के बारे में पढ़ो, है ना, होल्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कौन ज्यादा, इसमें मोबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिफरेंस रहता है, कंडक्टर सेमीकंडक्टर्स के, उसमें फिर सेमीकंडक्टर्स में भी क्या क्या जो कंडीशंस आते हैं, वो सब के बारे में आपको बेसिक पढ़ना चाहिए। ट्रांजिस्टर बायसिंग का पार्ट कर लो, मोबिलिटी का पार्ट कर लो, इसके अंदर से भी आपको थियोरी ज्यादा करनी है, थियोरी का जो पोर्शन है वो ज्यादा करना है आपको। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल प्रॉपर अच्छे वे में आपको डील करना चाहिए। नेक्स्ट इज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। प्रीवियसली एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक का भी क्वेश्चन आया हुआ था, बेसिक कर रहे हो तो डेफिनेटली एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी करना है आपको। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, डेफिनेटली ये भी इसके सिलेबस में है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो एनालॉग में क्या क्या करना चाहिए, ऑसिलेटर्स के बारे में आप पढ़ लो, टाइमर्स के बारे में कर लो, ऑसिलेटर्स के बारे में आपका पढ़ना जरूरी है। आप टाइमर्स से जुड़े हुए क्वेश्चन बार बार देखोगे, टाइमर्स से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो टाइमर्स वगैरह के, ऑसिलेटर्स के, ये सब के क्वेश्चंस आप कर लो प्रॉपर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो है वो हमारा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अगला जो है दैट इज
डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। तो पिछली बार तो नहीं बोलना चाहिए, बल्कि 2017-18 वाला जो ड्यूरेशन था, इसमें ये 2 टॉपिक का क्वेश्चन बड़ा परेशान किया बच्चों को, भी खूब सारा क्वेश्चन आ गया था। और बच्चों को ऐसा लगा कि अरे यार, अगर जो बच्चे डिजिटल और पावर इलेक्ट्रॉनिक जिनका अच्छा था, जो प्रॉपर थोड़ा बहुत प्रिपेयर करके गए थे, वो एक तरफा स्कोर कर सकते थे, वो एक अलग लेवल पे स्कोर कर सकते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे एक एज मिलता है आपको। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि अगला टॉपिक भी होगा, मुझे लगता है अगला टॉपिक भी है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। ये आपको एक अलग लेवल पे स्कोर कराने में हेल्प करेगा। दोनों ही को डिस्कस कर लेते हैं। देखो डिजिटल में क्या पढ़ना चाहिए आपको। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या प्रिपेयर करके जाओ। देखो डिजिटल में सबसे पहले तो आप गेट्स का प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे करो। सबसे पहले आप गेट्स का प्रिपरेशन अच्छे से करो, जितने भी टाइप के लॉजिक गेट्स हैं उनका प्रिपरेशन एकदम प्रॉपर करो। आपका बूलियन होना चाहिए प्रॉपर, है ना। बूलियन अलजेब्रा जो है, बूलियन एक्सप्रेशंस जो हैं वो कैसे बनते हैं, किस टाइप के गेट के लिए क्या कैसा बनाना चाहिए, ट्रूथ टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, फ्लिप फ्लॉप के क्वेश्चंस कर लो अच्छे से। फ्लिप फ्लॉप आता है, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप प्रॉपर करके जाओ आप, है ना। किस किस टाइप के फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, उसका क्या वर्किंग है, किस तरीके का है, वो फ्लिप फ्लॉप के क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो वो एक बार अच्छे से आप प्रिपेयर कर लोगे तो वो अच्छा रहेगा आपका। बाकी इसके अलावा आपको क्या पढ़ना चाहिए, बाकी इसके अलावा आप के मैप वगैरह पढ़ लो, के मैप वगैरह पढ़ लो, है ना। ये ठीक है, के मैप वगैरह तक पढ़ लोगे, इट इज गुड, इतना सफिशिएंट रहता है आपके लिए, ठीक है। एक आध 2 टॉपिक जो और इंपॉर्टेंट है वो आप इसमें ऐड कर सकते हो, बाकी बहुत ज्यादा डीप में जाने की नीड नहीं है। लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करोगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पिछली बार किसके क्वेश्चन आए थे बता रहा हूं आपको। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जब आप पढ़ रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, तो इसमें क्या पढ़ना चाहिए। देखो पावर इलेक्ट्रॉनिक में SCRs का टॉपिक तो छोड़ना ही नहीं है। पावर इलेक्ट्रॉनिक में SCR थायरिस्टर्स का जो टॉपिक है, अब उससे जुड़े हुई ब्रांच टॉपिक भी फिर बहुत सारी हो जाती है, ठीक है। उससे जुड़ी ब्रांच टॉपिक बहुत सारी हो जाती है, जैसे कि SCRs में क्या हो गया, इनका ट्रिगर हो गया, है ना। SCRs का एप्लीकेशन तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इनका ट्रिगरिंग हो गया, फिर इनका टर्न ऑन और इनका टर्न ऑफ मेथड्स, ये सब पे प्रॉपर आपको वर्क करना है, ठीक है। तो SCRs, उससे जुड़ा हुआ जो PCRs है, जो फेस कंट्रोल रेक्टिफायर वगैरह का पार्ट है, SCRs के अलावा इनसे जुड़ा हुआ जो फेस कंट्रोल रेक्टिफायर है, वेवफॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इसको देखना है, ठीक है। वेवफॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनको समझना है कि क्या डिफरेंसेस होते हैं। फेस कंट्रोल रेक्टिफायर्स, PCRs इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये टॉपिक को नहीं मिस करना है आपको। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ये 2 टॉपिक पे खास तौर पे बहुत अच्छे से वर्क करके जाना आप लोग, ठीक है। चलो आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, आफ्टर दैट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अगला जो टॉपिक है हमारा, हाँ अब देखो यहां से थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक का पोर्शन आ रहा है, तो जितने ET&T वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा। माइक्रो प्रोसेसर 8085 की मैं बात करूं, जिसको कि हम लोग ऐसा म्यूपी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये 8085 की अगर मैं बात करूं तो बेसिक स्ट्रक्चर इनका, देखो इनका बेसिक कमांड्स, इनके बारे में क्या पढ़ना चाहिए आपको, बेसिक कमांड्स, ठीक है। इनका इंटरप्ट, मुझे लगता है आप लोग डिप्लोमा के स्टूडेंट हो और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंटरप्ट्स का पार्ट तो इंपॉर्टेंट है ही। इंटरप्ट से पूछा जाता है ना। मशीन साइकिल के बारे में पूछता है, मशीन साइकिल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है। इंटरप्ट का क्वेश्चन तो बार बार पूछता है, इंटरप्ट का क्वेश्चन बार बार पूछता है। ट्रैप वगैरह जो कमांड्स हैं, ट्रैप कमांड्स वगैरह जो हैं, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल आता ही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे अभी मैसेज में मुझसे पूछ रहे हैं कि सर UPPCL का वो बताइए कि क्या कैसे प्रिपेयर करना है करके। अभी उनको ये नहीं पता कि एग्जैक्टली मैं उसी का वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। खैर चलो कोई बात नहीं। अब इसमें जैसे जैसे देखो इंटरप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट, ये सब टॉपिक्स आप लोग पढ़े होंगे। हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट, ये सब मिस नहीं करना है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपका प्रिपेयर करके जाना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। म्यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, माइक्रो प्रोसेसर 8085 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपका हुआ है कि नहीं, जरूर चेक कर लेना एक बार, ठीक है। अब आगे बढ़े तो म्यूसी पे अगर जाए, माइक्रो कंट्रोलर पे, माइक्रो कंट्रोलर 8051 की अगर मैं बात करूं,
तो इसमें भी आपको काफी सारी चीजें जो है, इसमें भी काफी सारी चीजें जैसे स्टैक हो गया, सब रूटीन्स हो गए, स्टैक पॉइंटर्स हो गए, सब रूटीन्स हो गए, ये सब इनके भी मेजर कमांड्स, इनके भी बेसिक कमांड जितने भी हैं, बेसिक कमांड्स हो गए, इनका भी पिन स्ट्रक्चर हो गया, है ना, स्टैक पॉइंटर हो गया, सब रूटीन हो गया, ये सब पढ़ना ही पढ़ना है, इसको मिस नहीं करना है आपको, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं और हर साल बनते हैं, हर बार ये यूपीपीसीएल के एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे लेके चलता हूं। नेक्स्ट सिलेबस का अगला सब्जेक्ट जो है वो क्या है, माइक्रो कंट्रोलर, डेफिनेटली डिस्कस कर चुके हैं इसको हम लोग। अगला इंपॉर्टेंट है, देखो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया था दैट वाज फ्रॉम पीएलसी एंड स्काडा, दैट वाज फ्रॉम पीएलसी एंड स्काडा। तो देखो इसमें भी आप पीएलसी से जुड़े हुए क्वेश्चन या स्काडा से जुड़े हुए क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर का देख के आप कर सकते हैं, वो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके लिए फ्री हैंड है। आप 3 to 5 ईयर्स पुराने अगर पेपर को आप लेंगे तो उसके बेसिस पे आपको ये आजकल अब आना शुरू हो गए इससे जुड़े हुए क्वेश्चन, पहले इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता था, बट अब चूंकि प्रैक्टिकल उसमें एग्जिस्टेंस में ये चीजें आ रही हैं, इसलिए डेफिनेटली एग्जाम में भी इनके क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हाँ, इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन। ये ऐसा टॉपिक है, अब ये तो बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक है, इसकी तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा कोई क्लास भी चलती होंगी, बट फिर भी आपके डिप्लोमा के सिलेबस में है और डेफिनेटली उसको आप प्रिपेयर करना चाहिए आपको, ठीक है। इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन, अभी जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाली जो कमीशंस हैं, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से बेस्ड कमीशंस हैं, वो इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन, और एक और टॉपिक है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। ये दो पे बहुत ज्यादा वेटेज दे रही हैं, तो डेफिनेटली इसको प्रिपेयर कर लेना, इसको छोड़ के मत जाना, ठीक है। इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन का जो पार्ट है वो आप पढ़ते भी होंगे, एनर्जी सोर्सेस जो एनसीएस में पढ़ते होंगे आप लोग, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस में, ठीक है। तो इसको मिस नहीं करना। देखो आ भी गया, नेक्स्ट है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। तो इन दो टॉपिक्स का ना ये वेटेज आजकल बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। स्टेट जितना स्टेट का जेई लेवल का एग्जाम होता है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, उसमें इसका वेटेज थोड़ा सा रहता है, ठीक है। सो दिस इज इट। तो इतने सब्जेक्ट जो हैं आपको ये टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करके जाना चाहिए। इसके अलावा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का बेसिक्स जो है वो भी कर लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो भी बेनिफिशियल रहेगा, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं, मैट्राइसेस वगैरह टाइप का जैसे हो गया, टीओई हो गया, इस टाइप के कुछ बेसिक्स के बारे में आप पढ़ सकते हो, ठीक। तो इतना पोर्शन आपका एकदम प्रिपेयर करना चाहिए आपको फॉर स्कोरिंग दिस 150 प्लस, यानी 150 मार्क्स प्लस तो नहीं, 150 मार्क्स, 140 प्लस मैं बोल सकता हूं कि 140 से 145 की रेंज में आपको रहना ही है, और उसके लिए इतना पोर्शन आपका अच्छे से प्रिपेयर होना जरूरी है। अब बात करते हैं रिमेनिंग 50 मार्क्स की, उसको कैसे आप स्कोर करोगे। मेरिट लिस्ट में आना है ना, तो वो भी आपको स्कोर करना है, उसको मिस नहीं करना है। तो चलिए देखिए, टेक्निकल के बाद आपका नॉन टेक्निकल पार्ट कितना है। अब ये कॉमन है किसके लिए, सभी ब्रांचेस के लिए। तो सिविल, मैकेनिकल, बेसिक जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच और इलेक्ट्रिकल ब्रांच, ये सभी के लिए कॉमन है। नॉन टेक का जो सिलेबस है आपका वो है कितने मार्क्स का, 50 मार्क्स का। इस 50 का बाइफर्केशन किस तरीके से उसको देखो, इस 50 में से जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के हैं कितने, 20 नंबर, 20 मार्क्स। ये कहां से आते हैं, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, एवरीडे का साइंस, जो बेसिक साइंस है, यहां से आपका जीएस का पार्ट शुरू हो जाता है, ठीक है। यहां से आपका जीएस का पार्ट शुरू हो जाता है, और यहां तक आपका जीके का पार्ट है, यहां तक आपका जीके का। तो जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस में कंफ्यूज मत होना। इन्वायरमेंटल साइंस का जो पोर्शन है वो आपका, जो इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन वाला जो पार्ट था, वहां पे आप उसके बारे में काफी सारा कुछ पढ़ेंगे। जनरल फिजिक्स जो है आपका ऑलरेडी डिप्लोमा के सिलेबस में फिजिक्स 1 और 2 होता है, अगर उसको प्रॉपर आपने पढ़ा हुआ है तो काफी हेल्प करेगा। जनरल केमिस्ट्री एंड जनरल बायोलॉजी, इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा सा वीक पॉइंट हो जाता है, ये बायो और केमिस्ट्री। हालांकि बायो ज्यादा वीक पॉइंट होता है, केमिस्ट्री तो आप पढ़े होते हो पीसीएम में, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा आपका वीक पॉइंट होगा, और अगर है तो थोड़ा सा वर्क कर लो, अभी टाइम है, इसको इंप्रूव कर सकते हैं आप। ये सबको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ये सबको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। देखो इंडिया की हिस्ट्री तो बदल नहीं जाएगी ना, वो तो सेम रहेगी। उस साल में अगर 57 में अगर वॉर हुआ था, बैटल हुआ था, तो वो 57 का वॉर एज इट इज रहेगा ही रहेगा, ठीक है, वो कहीं नहीं जाने वाला है। पॉलिटी, जियोग्राफी, ये सब नहीं चेंज होती है। तो इनके से रिलेटेड चीजों को एक बार आप प्रिपेयर अगर कर लेते हैं तो आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो दिस वाज इट फॉर जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस। आगे नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग। देखो रीजनिंग की क्लास आप लोगों की डेली की चल रही है, सिद्धार्थ सर की रीजनिंग की लेक्चर आती रहती है, आप प्रॉपरली उसमें आप कनेक्ट करो। तो इसमें मैं बता रहा हूं आपको, आप इसमें से 6 से 7 टॉपिक्स को भी अगर प्रॉपर कर लेते हैं ना, तो आपका इजीली 10+ मार्क्स स्कोर हो जाएगा। 20 नंबर का है ये पूरा पोर्शन,
ठीक है, 6 से 7 चैप्टर्स का भी अगर आप पूरा कर लेते हैं तो भी आप कम से कम 8 to 10 मार्क्स तो अटेन कर ही लेंगे आउट ऑफ दिस 20। तो आपको अगले 5 नंबर के लिए बाकियों के लिए वर्क करना है। ठीक है, ठीक है। तो ये मेजर चीज है। देखो क्यूब एंड डाइसेस का तो बहुत ही अच्छा क्लास उन्होंने लिया हुआ है हमारे सर ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सिद्धार्थ सर का लेक्चर आप देखोगे क्यूब एंड डाइसेस का बहुत अच्छा वो है। और फिर ब्लड रिलेशंस और ये सब चीजों की क्लास जो है वो चलती रहती है, तो आपको प्रॉपर बेसिस पे वर्क करते जाना है। दूसरी क्लासेस लग रही है, इसके लिए आपको कोई परेशान होने की नीड नहीं रहेगी। आखिरी जो है जिसकी क्लास नहीं लग रही है वो है जनरल हिंदी। तो ये एकदम बेसिक चीज है। हिंदी के जो व्याकरण वाला जो पार्ट है उसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि ये सारे टॉपिक्स हैं, जैसे संधि और संधि विच्छेद हो गया, समास हो गया, उपसर्ग हो गया, पर्यायवाची शब्द वगैरह, ये सब जो एकदम एलिमेंट्री लेवल स्कूल लेवल पे आप पढ़ते हो उसको। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें अलग से कोई कोचिंग या इस चीज की जरूरत है। और इसका वेटेज जो है एग्जैक्टली 10 मार्क्स का है। इसको प्रॉपर अगर आपने किया हुआ है स्कूल लेवल में, आपका ये स्ट्रॉन्ग है, बस एक बार रिवाइज करते जाओगे ना तो भी ये 10 मार्क्स बहुत अच्छे से स्कोर कर लोगे। क्योंकि लिखना नहीं है ना, कुछ टिक मारते जाना है आपको, करेक्ट ऑप्शन बस टिक करते जाना है। तो उसमें ये 10 नंबर गेन करना आपके लिए बहुत टफ टास्क नहीं होगा। मातृभाषा हिंदी बहुत अच्छे से आप लोग बना सकते हो उसमें। ठीक है, तो दिस इज इट। अब एक बार आपको मैं एक एनालिसिस, शॉर्ट सा एक एनालिसिस दिखाता हूं, जिससे कि ब्रीफ आइडिया आपको हो जाए कि जो कट ऑफ मार्क्स हैं, क्योंकि किसी भी एक बच्चे को जो भी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको कट ऑफ मार्क्स का एनालिसिस जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आपको कट ऑफ मार्क्स का एक एनालिसिस दिखाता हूं मैं यूपीपीसीएल जेई का। ये एनालिसिस हमारे पास 2015 से लेकर 2019 तक हुए एग्जाम्स का है। और इससे आपको पता चल जाएगा कि जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी बोलना चाहिए और ओबीसी कैटेगरी के केस में आपका ये जो कट ऑफ मार्क्स है कितना गया था प्रीवियस ईयर में। तो कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर हमारा मिनिमम वैल्यू, मिनिमम थ्रेशोल्ड क्या होना चाहिए। मैंने पहले ही बताया 178 शुड बी योर मिनिमम वैल्यू, बट स्टिल कट ऑफ की अगर बात करें तो किस ईयर में कितना गया, चलो देख लेते हैं। 2015 द कट ऑफ वाज 131.92 मार्क्स। आखिरी बच्चा जो सेलेक्ट हुआ उसका जो कट ऑफ था वो 131.92 का था। 2016 121.25, कट ऑफ जो है थोड़ा सा गिरा, अनरिजर्व कैटेगरी की बात है ये। ठीक है, 2017 में कट ऑफ मार्क्स बहुत ज्यादा गया था, दैट वाज 164 गया था कट ऑफ मार्क्स। ठीक है, और 2019 में कट ऑफ जो गया वो फाइनली 148.58 के आसपास गया। और वैसे ही आप ओबीसी कैटेगरी का भी देखें तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। अगर यहाँ पे 131.92 है तो ये 120.52 में इनका था कट ऑफ, 121 था 2016 में अनरिजर्व्ड का, और ओबीसी का जो कट ऑफ गया वो 117 के आसपास गया। वैसे ही 2017 में 157.52 का डिफरेंस आया, यहां पर 164 से 157.2 का। और 2019 में ये देखो 148 था अनरिजर्व्ड का और 143 गया इसका ओबीसी कैटेगरी का। तो देखो कट ऑफ इसी रेंज में वेरी कर रहे हैं, कट ऑफ इसी रेंज में वेरी कर रहे हैं। तो मोर और लेस आप 160, ज्यादा से ज्यादा बोलूं 170 तक भी आप कोशिश कर सकते हो। 170 भी आप मान सकते हो कि कट ऑफ जा सकता है भाई, डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब देखो कोरोना वाला ड्यूरेशन था, अभी जॉब्स को लेके काफी क्राइसिस थी, बहुत सारे लोग फॉर्म भरे होंगे, बहुत। अब पेपर भी किस तरीके का आता है उसके ऊपर भी कई सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। तो कट ऑफ कई चीजों के ऊपर डिपेंड करता है आपका बेसिकली। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी प्रिपरेशन के लिए ही ये पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी, ये पूरा का पूरा जो कंटेंट है ना, ये प्लान किया गया। आपकी प्रिपरेशन एकदम बेस्ट लेवल पे होनी चाहिए। तो एक बच्चा अगर इतने सारे ईयर्स का कट ऑफ जानता है, उसको पता है कि प्रीवियसली इस एग्जाम में कट ऑफ कितने गए हैं, तो उसकी प्रिपरेशन का लेवल कुछ अलग होगा। तब वो एक प्लान बना सकेगा कि उसको कहाँ पे प्रिपेयर करना है, किस मिनिमम वैल्यू पे उसको खड़े होना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, इसीलिए ये पूरा का पूरा चीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इंपॉर्टेंट है। अब कुछ की पॉइंट्स आपको मैं बता दूं जल्दी से इस एग्जाम को फेस करने से पहले, अब क्योंकि कुछ बहुत ही कम दिन बचे हुए आपके इस एग्जाम को होने में, तो आपको और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप टाइम पे सोते हैं, टाइम पे उठते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा हेल्दी रूटीन मेंटेन करो। स्ट्रेस नहीं लेना है किसी भी चीज का। एग्जाम में नर्वसनेस आपकी सबसे बड़ी एनिमी होती है। नर्वसनेस के कारण सही बनता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये काम बिल्कुल मत करो। घर पे जब आप क्वेश्चंस को बनाते हो तो 30 सेकंड्स के अंदर उसको सॉल्व करने की आदत डालो, प्रैक्टिस करो। जब घर पे आप 30 सेकंड्स की प्रैक्टिस करोगे तो आपके एग्जाम हॉल में भी डेफिनेटली उस टाइम के अंदर वो बनने लग जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा, डेली का रिवीजन मैंडेटरी है। अगर ये नहीं कर रहे हो तो आपको दुश्मन की जरूरत नहीं है, आप स्वयं अपने दुश्मन बन जाओगे। क्या मैंने बोला? आपको डेली 2 to 3 आवर्स रिवीजन करो। इस स्टेज पे मुझे रिवीजन वर्ड ही ज्यादा सही लगेगा लिखने में, क्योंकि अब ये जो टाइम है इसमें नया पढ़ने का कुछ भी समय नहीं है। तो अभी मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग रिवीजन के स्टेज पे होंगे, और अगर कुछ नया पढ़ भी रहे होंगे तो भी आपका मेजर जो टाइम है ना वो रिवीजन पे देना चाहिए आपको। ठीक है, जो पिछला जो पढ़े हुए उसको रिवाइज करो, उसको स्ट्रॉन्ग करो। 2 से 3 घंटे भले आपको आता हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बेसिक इलेक्ट्रिकल सर आता है हमको, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से पढ़ो।
दोबारा पढ़ो, रिवाइज करो, क्वेश्चन बना के देखो, उसके उठाओ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, टेस्ट पेपर्स उठाओ, उसको बार बार प्रैक्टिस करो। अगर जब तक नहीं बन रहा है बनाओ उस चीज को, कंसेप्ट क्लियर करो प्रॉपर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, डेली का रिवीजन आपका होना जरूरी है। अगर रिवीजन कर रहे हो तो मल्टीपल चीजों को रखो एक साथ 2 से 3 सब्जेक्ट का रिवीजन पैरेलली करो आप, अलग अलग टाइम पे, ठीक है। अलग अलग टाइम पे करो, लेकिन एक दिन में आपके 3 सब्जेक्ट टच कर रहे हो कम से कम, ठीक है। 3-3 सब्जेक्ट का रोटेशन करते चले जाओ आप, तो आपका रिवीजन एकदम सॉलिड रहेगा, ठीक। दूसरा, एक टाइमिंग, एक अच्छी टाइमिंग, एक अच्छा रूटीन, ये बना के चलो, ये बहुत जरूरी है। अगर एक प्रॉपर रूटीन में नहीं हो, एक डिसिप्लिन रूटीन में नहीं हो, आप देर तक सो रहे हो, देर से सो के उठ रहे हो, तो मजा नहीं आएगा आपको। आपकी प्रिपरेशन, आपका एनर्जी लेवल अपने आप रिड्यूस होने लग जाता है। तो ये काम नहीं करना है, प्रॉपर रूटीन में चलो। कोई आपको नहीं उठाएगा सुबह, कोई आपको रात में सोने के लिए नहीं बोलेगा। दैट इज प्योरली योर डिसिप्लिन, योर इनर डिसिप्लिन। वो आप जितने सेल्फ डिसिप्लिन रहोगे उतना आपके लिए वो फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो ये सब जो मेजर चीजें हैं ना, ये इसको भूलना नहीं। कोई भी न्यू थिंग्स मत शुरू करो, कोई भी न्यू थिंग्स मत शुरू करो, कोई भी डोंट एक्सपेरिमेंट एनीथिंग न्यू इन लाइफ, ठीक है। राइट नाउ, इस समय की बात है। उसके बाद पूरी जिंदगी पढ़िए, जितना चाहो एक्सपेरिमेंट करो, लेकिन अभी ये जो समय आपके प्रिपरेशन का, इसमें नया मत एक्सपेरिमेंट करने लग जाओ। कुछ भी नहीं, यानी कुछ भी नहीं नया एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। जो जैसा चल रहा है प्रॉपर वैसे चलाओ, उसी में अच्छे से वर्क करने की कोशिश करो आप, ठीक है। नया कुछ भी चीज आपके दिमाग में एक नया केमिस्ट्री क्रिएट करेगा, और उससे जो नए खूब सारे जो केमिकल्स आपकी बॉडी में फ्लो होंगे, उससे क्या होगा, चीजें बदल जाएंगी। उससे आपका मूड स्विंग होना शुरू हो जाएगा। मूड स्विंग बहुत बड़ी दिक्कत की चीज होती है, नहीं आने देना है। एग्जाम से पहले बहुत बार मूड स्विंग होगा आपका, ठीक है, नहीं होने देना है, रोकना है इसी सब चीजों को, क्लियर। तो यूपीपीसीएल जेईई इलेक्ट्रिकल ब्रांच के जो इंजीनियर्स हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया कि स्ट्रेटेजी आपकी किस तरीके की होनी चाहिए। ओवरऑल स्ट्रेटेजी सभी ब्रांच के लिए थी ये, तो वो भी आपको अगर समझ में आई होगी, वो भी आपको प्रॉपर ठीक लगी होगी, तो डेफिनेटली इसी बेसिस पे फॉलो करो। एक बार इस बेसिस पे करके देखो, आपको डेफिनेटली चेंज मिलेगा, डेफिनेटली आपको पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये स्ट्रेटेजी का वीडियो आपको प्रॉपर समझ में आया और पसंद आया, और आप डेफिनेटली इसको फॉलो करें, सो दैट कि आगे आने वाले टाइम में आपका जॉब सिलेक्शन गारंटीड रहे। तो चलिए, मिलता हूं आप सभी स्टूडेंट से अगले किसी वीडियो में, फिर ऐसे ही डिस्कस करेंगे, किसी और एग्जाम के बारे में बात करेंगे, और भी कुछ नया कोर्स और कंटेंट आपके लिए आने वाला है, वो सब कुछ बात करूंगा आपसे ग्रेजुअली आने वाले वीडियोस में। तो चलिए, इस वीडियो को करता हूं यहीं पे एंड। आपने इतनी देर तक देखा इस पूरे वीडियो को और ध्यान से समझा, उस चीज का बहुत सारा थैंक्स। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।